नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 38 और हमारा टॉपिक चल रहा है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में आज छठा नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं नियम नंबर 6। अब नियम नंबर 6 में क्या होता है कि अहन की संधि, ये है हमारा नियम नंबर 6। तो अहन की संधि क्या होती है? तो देखो दोस्तों, नियम नंबर 6 में पहला जो है वो है अहन प्लस र, यानी अहन की ध्वनि के साथ जब र जुड़ता है तो उसका क्या बन जाता है? अहो हो जाता है अहन का। और उसी प्रकार से दूसरा जो नियम है नंबर 6 नियम का ही, कि अहन में अगर र के अलावा यानी र से भिन्न कोई वर्ण अगर जुड़ जाए तो फिर अहो नहीं होगा, क्या होगा? अहर हो जाएगा। यानी यदि अहन के बाद र वर्ण आ जाए तो अहन का अहो हो जाता है, और यदि अहन के बाद र वर्ण से भिन्न वर्ण आ जाए तो अहन का अहर हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, अहन प्लस रूप। अब देखो, अहन तो है ही है और रूप में र आ गया, तो अहन के साथ र आ गया तो क्या बनेगा? इसका बनेगा अहो, इसका अहो बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अहो, यानी शब्द बन गया अहो रूप। उसी प्रकार से अहन प्लस मुख। अब मुख, ये र से भिन्न शब्द, भिन्न वर्ण है। अब र से भिन्न वर्ण आ गया तो इसका क्या बनेगा? अहर बनेगा। इसका अहर बनेगा, यानी हो गया अहर मुख। इसी प्रकार से आगे देखिए, अगला जो उदाहरण है अहन प्लस रश्मि। अब देखो, अहन के बाद में र है तो इसका अहो बनेगा, यानी ये हो गया अहो रश्मि। उसी प्रकार से अहन के बाद रात्रि, अब र है तो इसका भी अहो बनेगा, ये हो गया अहोरात्र। अब देखिए दोस्तों, अहन प्लस निशा। अब अहन के बाद र नहीं है, अन्य वर्ण है, तो इसका क्या बनेगा? अहर बनेगा, अहर बनेगा। तो शब्द बन गया अहरनिश। ऐसे ही अगर अहन प्लस अहन आ जाए तो भी इसका क्या बनेगा? अहर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा नियम कहता है कि अहन के बाद अगर र आ जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा अहो, अन्यथा कोई भी वर्ण आ जाए अहर ही बनेगा। तो ये शब्द हो गया अहर। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 में क्या होता है कि नियम नंबर 7 में है कि री, र या मूर्धन्य छ, ये तीन वर्ण इसके बाद में अगर न आ जाए तो न का क्या हो जाएगा? हण हो जाएगा। यानी री, र या मूर्धन्य च के बाद में अगर न आ जाए तो न का हण हो जाएगा। यानी देखो, री, र या मूर्धन्य च वर्णों के बाद में कहीं भी न आ जाए तो न का हण हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, री प्लस न। अब री के बाद में हमारा नियम कहता है कि न आ जाए तो अण होगा, यानी इसमें इसका न का क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा, यानी न का हो जाएगा अण, क्योंकि री के बाद में न है तो अण हो जाएगा, तो शब्द बन गया ऋण। इसी प्रकार से त्रि प्लस न। अब त्रि के अंदर ये इसके अगर टुकड़े करें तो देखो, अलंत प्लस री है, प्लस री प्लस न है। अब ये न है तो क्या बनेगा? न का अण हो जाएगा, न का, तो शब्द बन गया तीर्ण। इसी प्रकार से कृष प्लस न। अब देखो, री, र या मूर्धन्य च के बाद में न है तो क्या बनेगा? न का अण बनेगा, यानी कृष्णा बन गया ये। इसी प्रकार से आगे देखिए, अगला एक और उदाहरण है, त्रिश प्लस ना। मूर्धन्य च के बाद में न है तो इसका अण बन गया, ये हो गया तृष्णा। वैसे प्र प्लस मान। अब प्र प्लस मान है तो देखो, ये मान न है, इसके बाद ही आ रहा है ना, तो इसका अण हो जाएगा न का, ये हो गया प्रमाण। इसी प्रकार से प्र प्लस नाम, ये ना है तो ये अण हो जाएगा, तो हो गया प्रणाम। अगला एक और उदाहरण, परि प्लस नाम। तो देखो, री है इसमें और री के बाद में न है तो अण हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया परिणाम। वैसे ही परि प्लस मान,
न, तो न का ण तो हो गया परिमाण। राम प्लस अयन, अब देखो राम, ठीक है, ये र है इसमें र, और ये न इसमें है, तो ये अण हो जाएगा, ये शब्द बन जाएगा रामायण। अब देखिए दोस्तों आगे आगे विशेष देखिए, एक विशेष तौर पे आपको समझना है कि रामायण जो शब्द है, रामायण शब्द में 3 संधि होती है, यानी रामायण शब्द में 3 प्रकार की संधि होती है। नंबर 1 जो है वो है दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि होती है रामायण में, आप सबने ये पढ़ा भी है। तो इसका संधि विच्छेद होता है राम प्लस अयन। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अ और अ को जुड़ेंगे तो आ बनता है, ये रामायण, यानी या माँ जो है यहाँ पर आ है, और इस आ के टुकड़े करें तो राम प्लस अयन होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि क्यों होती है? व्यंजन संधि होने का कारण ये देखो, अगर दीर्घ संधि तो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ आ टूट रहा है, लेकिन व्यंजन संधि इसलिए होती है कि ये न, ये र, री और ये न, और न अगर र के बाद में या र मूर्धन्य च या री के बाद में न आता है तो क्या बनता है? न का अण, इसलिए ये हो गई व्यंजन संधि। और तीसरी जो है वो है अयादी संधि। अब अयादी स्वर संधि इसमें क्यों होती है? क्योंकि देखो ये जो रामायण शब्द है, इसके अगर टुकड़े करें तो रामाय, आय की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? आय की। और आपको पता है आय से क्या बनता है? आई। तो ये हो गया रामेय प्लस अन, ठीक है, ये रामेय प्लस अन, इसलिए इसमें अयादी संधि भी होती है। अब आगे देखिए, विशेष में यही लिखा है कि यदि विकल्प में तीनों संधि दे रखी हो तो दीर्घ स्वर संधि को प्राथमिकता देनी है। अगर प्रश्न आ जाए और प्रश्न में तीनों ही संधि दी हुई हो तो आपको दीर्घ स्वर संधि को क्या देनी है? प्राथमिकता देनी है। और यदि दीर्घ स्वर संधि न दे रखी हो तो व्यंजन संधि को प्राथमिकता देनी है। अयादी संधि बाद की बात है, पहले अगर तीनों ये प्रश्न में तो फिर आपको दीर्घ स्वर संधि को ही प्राथमिकता देनी है, और दीर्घ नहीं है तो अयादी संधि को आपको, सॉरी, व्यंजन संधि को प्राथमिकता देनी है। और अगर व्यंजन भी नहीं है तो आप अयादी संधि दे सकते हो उसमें आंसर। अब आगे देखिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है पूरी हो गई। कलम व्यंजन संधि का नियम नंबर 8 पढ़ेंगे, और नियम नंबर 8 थोड़ा बड़ा है, उसको एक ही क्लास में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।